नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। रुक करते खबरों की ओर, जहां बलरामपुर जिला अंतर्गत वाड्रफनगर जनपद क्षेत्र के रघुनाथ नगर में छत्तीसगढ़ ग्रामीण वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जो कि स्वर्गीय ब्रह्मा यादव की स्मृति में यह वॉलीबॉल प्रतियोगिता बहुत ही भव्य और सुनियोजित कार्यक्रम रखा गया था, जहां बहुत से दूर दराज के खिलाड़ियों ने खेल में भाग लिया। इस कार्यक्रम में एक आप भी बताएंगे थोड़ा जी, सा। मैं तोमर चंद जायसवाल, शासकीय उच्चतर माध्यमिक जिला रघुनाथ नगर। आज हमारे ग्राउंड में वॉलीबॉल प्रतियोगिता हो रहा है, खुशी की बात है। और ये हर साल का हो रहा है, होना भी चाहिए, अच्छा लगता है। चलिए, ओके। और बहुत सारे हैं, इधर भी जानेंगे, मैडम लोग हैं कुछ लोग। मैडम मेरा नाम प्रियंका पटेल है। मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रघुनाथ नगर में पढ़ाती हूँ। मैच बहुत अच्छा चल रहा है। कहाँ कहाँ से मैच के खिलाड़ी लोग आए हैं? प्रयागराज, मिर्जापुर, रायपुर और कहाँ गए सर, सिद्धि। कई जगहों से खिलाड़ी लोग आए हैं और यहाँ पे और भी छात्राएं हैं, बताएंगे। इधर बोलेंगे, बोलो। क्या बोले? इधर कोई बोलो बोलो कुछ। नहीं बोलना। चलिए, यहाँ पर छात्राएं लोग हैं, संकोच कर रहे हैं। बोलिए, खेल देखने आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? चलिए, काफी संकोच। इधर से कोई बोलेंगे? मेरा नाम मनोज जायसवाल है और मैं इस युवा जागृति क्लब का एक सदस्य हूं। आज छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण वॉलीबॉल प्रतियोगिता, जो कि यहाँ रघुनाथ नगर की परंपरा बन चुकी है, 1998 से इस वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ और आज फाइनल और अंतिम दिवस था 19वां वार्षिक वॉलीबॉल प्रतियोगिता। प्रथम द्वितीय कौन कौन? प्रथम यदि शहरी में देखें तो रायपुर छत्तीसगढ़ की टीम, जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया, और उप विजेता रही उत्तर प्रदेश प्रयागराज की टीम। जिसे इतना भव्य कार्यक्रम कर लेते हैं, कैसे इकट्ठा करते हैं राशि? सभी का सहयोग, सभी से सहयोग लेकर हम पूरे तन्मयता के साथ पूरे युवा जागृति क्लब के मेहनत से ये सब कार्यक्रम संपन्न करा पाते हैं। जी, मैं सुनील जायसवाल, रघुनाथ नगर युवा क्लब, युवा जागृति क्लब के सदस्य के रूप में यहाँ काम करते हैं हम। और यह कार्यक्रम लगभग 19 वर्ष 1998 से यह कार्यक्रम चलती आ रही है। अंतर्राज्यीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का हम आयोजन बार बार करते हैं, जिसमें 2024 में ग्रामीण टीमें भाग लेने वाली कुछ सिद्धि कला, जो इन टीमों के बीच संघर्षपूर्ण मैच चला और फाइनल मैच में प्रयागराज और रायपुर के बीच मैच हुआ, जिसमें रायपुर ने
लेकिन कांग्रेस सरकार में एक भी बार कार्रवाई नहीं हुआ। क्या इस बार कार्रवाई होगी या नहीं होगी? ये तो जांच का विषय है, अगर जांच में ऐसा कुछ पाया जाएगा। कांग्रेस के शासन में सुनने को मिलता था कि कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं को, नेताओं को महीना पहुंचता था, क्या बीजेपी में भी ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ। तो क्या राम शरण राम पे कार्रवाई होगी, उनके जांच बैठेगी या उनकी ट्रांसफर होगी कि नहीं होगी? तो जांच का विषय है, जांच किया जाएगा। ठीक है, अगर गलत पाए जाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि मैडम 100 से ज्यादा आवेदन, 100 से ज्यादा शिकायत हो चुका है उनका, इसके बाद भी उनकी ट्रांसफर नहीं हो रही है। आखिर किसका हाथ है ट्रांसफर, ना तो उनके ऊपर जांच बैठ रही है। जांच का विषय है, मैंने कहा ना। 100 से ज्यादा उनकी शिकायत हो चुकी है। ठीक है, कार्रवाई नहीं हो रही। जांच में सही पाया जाएगा तो हमारे युवा मोर्चा और समस्त हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और यहाँ के क्षेत्रवासी बड़ा राजकीय ना भैया, राजकीय ग्राम नवगंज की तरफ से 200 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ है। युवा जागृति क्लब की ओर बोलो भारत माता की। भारत गैरुप में बैठ करके मैंने देखा हमारे बीच में मुख्यमंत्री महोदय रामानुजन, मैं चाहूंगा कि संरक्षक मंडल और साथ में श्रीरंग टेलकांत प्रयागराज की सर्विस, मुंडा सर्विस, ग्राम नवगंज की तरफ से 200 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ है। युवा जागृति क्लब की ओर बोलो भारत माता की। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में सलवाज डूम में बंद स्कूलों को 17 वर्षों बाद संचालित किया जा रहा है। दूर दराज क्षेत्रों के बच्चों को शिक्षा देने को लेकर सरकार ने दोबारा से पहल की है। बता दें कि साथ ही स्थानीय पढ़े लिखे युवक युवतियों के माध्यम से शिक्षा दूत नाम देकर शुरुआत किया गया है। या फिर जब था उस समय स्कूल जो है बस्तर में पूरी तरह बंद कर दिया गया था। कहीं कहीं नक्सली घटनाएं होती रही है, कहीं कोई भी कारण हो, जिसके बाद 17 साल लग जाते हैं स्कूल को खोलने में। कांग्रेस की सरकार आई, इन स्कूलों को खोलने के लिए पुनः उन्होंने प्रयास किया। जिला प्रशासन के साथ ही तमाम अधिकारी और मंत्री जो जिम्मेदार है उनके साथ उन्होंने स्कूलों तो चालू किए। उसके बाद एक नौबत आई थी कि उन स्कूलों में किस तरह शिक्षा पहुंचाई जाएगी। वो जो स्थानीय युवा, उन गांव के जो स्थानीय लोग हैं उन्हें रोजगार देने की सोची और उन्हें शिक्षा दूत के रूप में उन स्कूलों में काम भी दिया गया। लेकिन अब 5 साल बीत गए, सरकार भी बदल गई, फिर कुछ मांगों को लेकर जिला प्रशासन तक पहुंचे हैं। क्या कुछ मांगे उनसे सीधे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ मांगे थे आप लोगों की आज कलेक्टर सर से आप लोगों ने मिला, किस तरह आश्वासन मिला है? मैं तो सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ, जो सरकारें, जो भी सरकार दोनों पार्टी के, तो मैं दोनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जो हमारे अंदरूनी क्षेत्रों में जो स्कूल बंद थे उन स्कूलों को पुनः संचालित किया, वहां के पढ़े लिखे युवा बेरोजगारों को रोजगार दिया। रोजगार और अल्प मात्रा में भी दिया, लेकिन रोजगार दिया जरूर। पर हम लोग हमारा जो अधूरा छोड़ के चल दिए या अधूरा रख दिए, आज तक हम लोग हमारे बारे में कोई सरकार नहीं सुन पा रही है, पूरी तरह से हमारा निर्णय नहीं ले रहे हैं। हम लोग को क्या है, पंचायत प्रस्ताव पे रखे हैं, हम लोग को 10,000 रुपये मानदेय में दे रहे हैं और वो भी पूरी तरह से हम लोग को प्रति महीना नहीं दिया जाता है, कभी कभी लेट करके देते हैं। तो कुछ अभी पिछले सत्र के मार्च और अप्रैल के 2023 के मार्च अप्रैल के महीने के 2 महीने के हम लोग को मानदेय नहीं मिल चुका है और नए शिक्षा दूत हैं इस सत्र के जुलाई से हैं, उनको भी अभी तक मानदेय नहीं मिला है। तो उसी के संबंध में हम लोग आज यहाँ पर आए थे, हम लोग को मानदेय दिया जाए। और दूसरी बात और है, हम लोग को मानदेय बढ़ाने से संबंधित पिछले कलेक्टर महोदय थे कटारा साहब, उनसे भी हम लोग बात किए थे, तो उन्होंने भी आश्वासन दिए थे मानदेय वृद्धि किया जाएगा करके। उसके सामने भी हम नए कलेक्टर महोदय से बात रखे हैं। और तीसरा बात है कि हमारे जो शिक्षा दूत हैं वो तो कार्य कर रहे हैं, हम लोग अंदरूनी क्षेत्रों में अपने जान जोखिम में डाल के भी जैसा भी कर रहे हैं हम लोग। लेकिन जो नए भर्ती आ रहा है उसके संबंध में हमारे विचार में क्या आया, जो हमारे संस्था में आएंगे तो हम लोग बाद में कहाँ जाएंगे, हम लोग को फिर पुनः बेरोजगार किया जाएगा। ऐसा हमारे विचार में आने से हम लोग फिर यहाँ कलेक्टर महोदय और डीओ साहब से ये मांग रख रहे हैं कि जो सरगुजा से ला रहे हैं
12वीं पास को ला रहे हैं, हम भी 12वीं पास हैं, उस जगह पे उनको रोक लगाकर हमको प्राथमिकता दिया जाए। हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग को दे। और बीजेपी सरकार भी जो वर्तमान में है, साय की सरकार, तो उन्होंने भी घोषणा पत्र में रखे थे स्थानीय भर्ती किया जाएगा, तो उसी को मद्देनजर में रखते हुए हमें स्थानीय भर्ती में प्राथमिकता दिया जाए। यहाँ और लोग भी हमसे जानने की कोशिश है किस तरह की चुनौतियां आता है जब भी अंदरूनी क्षेत्रों में वे शिक्षा देने जाते थे। आप कहाँ से क्या नाम लिखते, किस तरह की स्थितियां निर्मित होती है जब आप गाँव में शिक्षा देने जाते हैं? अब आप ही लोग मांग लेकर आए, क्या कुछ है बताएंगे? देखिए सर, हम लोग, हमारा स्थानीय स्कूल है और हम वहीं के निवासी हैं, और हमको वहीं पर ड्यूटी के रूप में शासन प्रशासन जॉब के रूप में दिया है। और हम लोग को ये चुनौती होती है सर कि सबसे पहली बात तो यह है कि वैसे मौखिक आदेश पर हमको ड्यूटी करो, जाइए, स्कूल खोलिए, इस टाइप का हमको मौखिक आदेश कर दिया है। हम लोग कितने परेशानी होकर के हम अपने हाथ से हम अपने घर परिवार वालों के साथ में हम लोग अपने व्यवस्था किए हैं झोपड़ी बनाकर, और झोपड़ी बनाकर हम लोग स्कूल संचालित कर रहे हैं। करते करते हमारा 3-4 साल हो गया है। भवन बनने की बात कर रही है, यहाँ बहुत सारे शिक्षा दूत भी है, हम जानने की कोशिश करते हैं ऐसे कौन सी जगह पे है जहाँ स्कूल के भवन बने हैं। क्या आप कहाँ से? जी, मैं बैरमगढ़ ब्लॉक से हूँ सर। आप जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ पर भवन बनी है, किस तरह की? जी, पुराना भवन था, उसी में मरम्मत करके चला रहे हैं। हम लोग को तो स्कूल जाने की भी बहुत परेशानी झेलना पड़ता है सर। जैसे जो पुलिस विभाग से भी हमारा डर रहता है, अंदर वालों से भी डर रहता है। हम लोग अपना जान जोखिम में डाल के अपना स्कूल पढ़ाने जाते हैं और अपना स्कूल हमेशा संचालित रखते हैं। उसके बावजूद भी हमको अभी बाहर से जो नया शिक्षा भर्ती आ रहे हैं उसमें हम लोग को ये डर है कि सर उन लोगों को भर्ती होने पर हमको निकाल ना दिया जाए। इसी डर के माध्यम से हम लोग कलेक्टर साहब से मिलने भी आए थे। अब कुछ अधिकारी साथ मिले, किस तरह का आश्वासन, कितने को आपको लगता है कि आश्वासन पूरा होगा? जी, हम लोग तो आशा करते हैं सर हमारा आश्वासन पूरा करे करके शासन प्रशासन तक पहुंचा दिए करके हम लोग ज्ञापन दे दिए कलेक्टर साहब को। तो ये तो शिक्षा दूतों की पीड़ा, अगर बात उनकी मांगों को लेकर जिला प्रशासन का क्या कुछ मांगे है, ये तो उच्च अधिकारी बताएं किस तरह से पूरा होगा। और भी महिलाएं भी कुछ है जो शिक्षा दूत, उनसे भी बात करनी चाहिए, वो कहाँ से कहाँ पढ़ाती है, क्या नाम है, क्या किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ पर आए? हम लोग वेतन वृद्धि मांग के लेकर आए थे यहाँ पर। पिछले बैठक पे हम लोग को जो हमारे पूर्व कलेक्टर थे खटारा साहब, उन्होंने कहा था कि आपके कामों को देखते हुए हम आपका वेतन वृद्धि करेंगे। तो यही मुद्दा बात रखूंगा और ये बात को याद रखूंगा और इसको पूरा करने की कोशिश करूंगा, ये कहे हैं। बिल्कुल, आपने सुना शिक्षा दूत क्या कुछ करना। अब देखना होगा अधिकारियों तक आवेदन का किस तरह से कार्रवाई करेंगे। और खबर के लिए बीजापुर से रामचंद्र एरोले की रिपोर्ट। शिक्षा दूतों का प्रतिनिधि मंडल मुझसे आकर मुलाकात की, उसके बाद श्रीमान कलेक्टर सर से भी मुलाकात की। तो उनकी मुख्य मांग, मतलब 17 साल पहले जो बीजापुर जिले के सालाएं सलवा जुडुम के दौरान बंद हुई थी, उन विद्यालयों में शिक्षा दूत काम कर रहे हैं। और इस तरह से जो उनकी जो मुख्य मांगे हैं, वो मानदेय में वृद्धि वो पहला है। उसके बाद सहायक शिक्षक भर्ती में स्थानीय शिक्षा दूतों को लिया जाए, क्योंकि ये शासन का मामला है और इनकी नियुक्ति आदेश प्रदान करना, क्योंकि ये पंचायत प्रस्ताव से इनको हम अध्यापन कार्य सौंपे हैं और प्रशासनिक तौर पे इनको आदेश अपन नहीं दे सकते, क्योंकि ये अस्थायी व्यवस्था। तो कलेक्टर सर इन्हें आश्वस्त किए कि नए सत्र में हम कुछ मानदेय में वृद्धि का हम विचार करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा।
बुलेटिन में बने रहिए हमारे साथ, लेकिन अभी लेते छोटा सा ब्रेक। राम राम सा आपके शहर कोरबा में पहली बार आयोजित होने जा रहा राजस्थानी कल्चर प्रोग्राम, जहां आपको राजस्थान की संस्कृति और कला से परिचित कराया जाएगा। साथ ही साथ आप राजस्थानी व्यंजनों का लुत्फ भी उठा पाएंगे। स्पेशल नाइट 14 फरवरी। आज ही टिकट बुक करें। संपर्क करें 7000356254 9039501771 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बस्तर के बीजापुर में सभी पुलिस नक्सली घटनाओं में जो मौतें हुई हैं उन्हें लेकर के पीड़ित परिवार और मूलवासी बचाओ मंच के सदस्य कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं। बता दें कि पदाधिकारियों के साथ सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता भी मौजूद रहे हैं। इसी को लेकर उन्होंने बीजापुर के कलेक्टर से मिलकर चर्चा की है। कलेक्टर से मिलने के बाद उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। जो मुद्दा है कि जो बीजापुर जिला में लगातार हमारे आदिवासी लोगों के ऊपर दिनों दिन प्रताड़ित और जो आदिवासी लगभग 5 से 7-8 लोग तो मतलब कहीं भी मतलब पुलिस के माध्यम से ही मारे। तो इस मुद्दे को लेकर इस तरह 1 महीना मतलब लगातार ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे कलेक्टर है और एसपी है, तो ये सारा बात हम रखेंगे। ये मतलब जितने भी घटने के जो माता पिता बहन भाई चबा के बात रखें कि इस तरह हमारे आदिवासी लोगों के ऊपर हो रहा है। ये आगे वाला समय आने वाले दिनों में ऐसा ना हो, ऐसा करके हम बताए बात। तो जो कलेक्टर साहब ने बताया कि इस तरह मैं भी कोशिश करूंगा कि आपने आज महसूस हुआ आप लोगों का जो बात है मुझे बहुत दुखी लगा। इस तरह का दुखी की बात तो बोले हैं, हो सकता आने वाला महीना अगर हमारा जो परेशानी है जो दिनों दिन प्रताड़ित और जेल मारना ये कम चीज़ होता है तो हमको भी थोड़ा अच्छा हो जाता। सर ये तो हम लोग इस बीजापुर जिले में हर दिन घटना घटते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। पुलिस फोर्स ने लगातार गश्त के लिए जाके लोगों आम ग्रामीणों के साथ मारपीट करना है, पकड़ के जेल में टूसना है और कई दिखे वाले लोगों को पब्लिक के ऊपर अंधा-धुंधा गोली चला के मारना है। ये इसी मुद्दा को लेके हम लोग कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर सर के साथ बातचीत किए हैं। बहुत टाइम तक बातचीत किए हैं कि वो अपना बात भी मान लिया है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत कम करेगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत ऐसा किया सर करके। तो ये देखा जाए तो मुदवेंडी गांव में ये दूध पीने वाली बच्ची के साथ हत्या हुआ, तो उसी जगह में जो 15-16 साल का कुछ होने से उसके ऊपर भी माओवादी कहा जाता था। लेकिन वो छोटी बच्ची गोद में रहने वाली, तो उसको भी फायरिंग करके खुद ही पुलिस फायरिंग करके अभी क्रॉस फायर भी गए थे, समाज वाले लोग भी गए थे, हर संगठन वाले लोग वहाँ मुदवेंडी गांव में गए थे। तो वहाँ देखा जाए तो एक ही तरफ का निशाना दिख रहा है, तो उसको क्रॉस फायरिंग करके पुलिस प्रशासन ने झूठा बोल दिए। लेकिन वो ऐसा घटना नहीं है कि फर्जी मामला है। तो वो बच्ची को पाक के वहाँ आंगन में खड़ी थी। कुछ 2 दिन पहले कावड़ गांव में वो 3 रहे थे, वहाँ बुला के बातचीत किए कि आप लोग सब लोग जिस दिन आप लोगों का गांव में रोड बनाने के लिए आएंगे, तब आप लोग पेड़ पौधा बचाने के लिए वहाँ
काम पे पेड़ पौधा बचाने में आज आके खड़े रहो ऐसा बोले थे। पुलिस ने ऐसा बोलने पर वो लोग सब गांव वाले मुदवन कोई माओवादी नहीं थे बोल के वहाँ के ग्रामीण बता रहे हैं। तो इसमें सभी पीड़ित परिवार जो 4 घटनाएं हुई हैं 1 जनवरी के बाद और 31 जनवरी तक 4 घटनाएं हुई हैं, 6 लोगों की मौत हुई है, मासूम लोगों की। तो उनके सभी पीड़ित परिवार आए थे, उनसे सामने कलेक्टर रूबरू हुए हैं। कलेक्टर ने जरूर सब कुछ सुना है और ऐसा कहा है कि वो जो कर सकते हैं वो करेंगे, परंतु मैं ये नहीं कह सकती कि जिस तरह का आश्वासन उनकी तरफ से आना चाहिए, जिसमें हम यहाँ से जाएं और हमें लगे कि हाँ अब डीआरजी पर अंकुश लगेगा, क्योंकि अभी एक जो ये फर्जी मुठभेड़ हुई है यही हम सुन रहे हैं कि ये सब डीआरजी के द्वारा हुई है। कलेक्टर के पास हम क्यों आए? क्योंकि कलेक्टर जिला का मुख्य अधिकारी माना जाता है, पुलिस के भी ऊपर माना जाता है। तो यही उम्मीद थी हमारी कि वो खुद पुलिस पर भी वो अंकुश लगाएंगे। तो उनके तरफ मतलब उनके द्वारा हमें ये इस तरह का एक आश्वासन चाहिए था। जो शिकायतें हुई हैं उस पर एफआईआर होना चाहिए। हम लोग तो बोल रहे हैं एफआईआर होना चाहिए, मगर हम चाहते हैं कि कोई अधिकारी हमको बोले ना कि हाँ एफआईआर होगा। हम आपको बोल रहे हैं आपकी शिकायत पर एफआईआर होगा और उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, हम ये सुनना चाहते हैं। एसडीएम इंक्वायरी हर एक के बाद एसडीएम इंक्वायरी एक रूटीन इंक्वायरी होती है। एसडीएम इंक्वायरी की कोई भी रिपोर्ट कभी पब्लिक नहीं की जाती है। हालांकि आज उन्होंने कहा कि आप लोग मांगते नहीं, अगर मांगेंगे तो वो पब्लिक हो जाएगी। इस बार हम लोग मांग कर देखेंगे। सिलगेर तक की जो एसडीएम इंक्वायरी थी, जिसमें उस समय के मुख्यमंत्री बघेल जी ने खुद डेलीगेशन को कहा था कि मैं 1 महीने के अंदर इसकी इंक्वायरी पूरी करके इसको हम पब्लिक करेंगे। सिलगेर की इंक्वायरी आज दिन तक पब्लिक नहीं हुई। सिलगेर में 3 लोगों की मौत हुई और 2 जो एक माँ गर्भवती माँ मर गई जो इंजर्ड थी। तो कुल मिला के गोलीकांड में जो मई 2021 में हुआ, उसके बाद आज दिन तक वहाँ भी शिकायत लिखी गई थी, कोई एफआईआर नहीं हुआ। तो कहने का मतलब इस पूरे क्षेत्र में हमको क्या चाहिए? हमको न्याय चाहिए ना। अगर हम कलेक्टर के पास जा रहे हैं किसी मुद्दे को लेकर, हम चाहते हैं कि कलेक्टर उस मुद्दे पर बात करे ना। कलेक्टर ने आज शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोड पर, कई तरह की चीज़ों पर बात की है। इसके अलावा भी तो ये जो 2-2.5 घंटे कह रहे हैं कि 2-2.5 घंटे बात हुई है, 2-2.5 घंटे में ये कई तरह की चीज़ों पर बात हुई है। वो बातें जरूरी नहीं है ऐसा मैं नहीं कह रही, मगर आज जो मुद्दा लेकर हम गए थे, हम चाहते थे कि हम उस मुद्दे पर सर कंसंट्रेट करके उस मुद्दे पर हमको कहेंगे कि हमारे ये एक्शन पॉइंट्स रहेंगे। तो मेरी अभी भी कल इधर के बीजापुर के कलेक्टर से, बीजापुर के पूरे जिला स्तर के शासन प्रशासन से मेरी यही उम्मीद है कि किसी भी जिले में 30 दिन के अंदर 4 फर्जी मुठभेड़ होना, 6 लोगों और मासूम लोग जिसमें बच्चे अधिक हैं उनकी जाने जाना, ये बहुत चिंताजनक है। तो इसको एक गंभीर पूर्वक इसको लिया जाए और इसको जैसे इमरजेंसी डिक्लेयर किया करते हैं जब बहुत गंभीर स्थिति होती है, ये उस तरह की एक गंभीर स्थिति है और उस पर एक बहुत ही सीरियस व्यू इसका लिया जाए और उस पर एक्शन हो। एक्शन चाहिए, एक्शन। आप से बात बोलना चाहूंगी कि हम एक्शन चाहते हैं, कार्यवाही चाहते हैं, हम न्याय चाहते हैं। केवल बातें हम नहीं सुनना चाहते, हमको एक्शन चाहिए। खबर सरगुजा संभाग से है, जहां पर सरगुजा संभाग के कोरिया जिले में 2 दिवसीय झुमका जल महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दोपहर करीब 2 बजे हेलीकॉप्टर से कोरिया पहुंचे और हेलीकॉप्टर को
नियत स्थान में छोड़ बाई रोड कर से पूरे काफिले के साथ झुमका जल महोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री एवं क्षेत्र के विधायक भैया लाल रजवाड़े शिकारा पर बैठकर झुमका डैम का आनंद लिया, जो छत्तीसगढ़ में पहली बार शिकारा बोर्ड की शुरुआत झुमका जलाशय में की गई है। इसके पहले कोरिया के क्षेत्रवासियों ने बड़ी आत्मीयता के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास करते हुए संपूर्ण सरगुजा संभाग का नेतृत्व सौंपने के लिए उपस्थित जनों को धन्यवाद दिया है। देखिए, सबसे पहले तो हम झुमका जल महोत्सव में आए हैं, तो इस अवसर पर हम पूरे कोरिया जिला के लोगों को झुमका जल महोत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहेंगे। और यहाँ पर पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। आने वाले समय में पर्यटन के हिसाब से यहाँ पर बहुत सरकार विकास पर ध्यान देगी। और दूसरी बात, अभी जो सुकमा टेकुलगुड़ा में जो नक्सली घटना घटी, जिसमें हमारे 3 जवान शहीद हुए और 14 जवान घायल हुए, तो मैं 3 जवानों के शहादत को नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके लिए तीनों मृतक परिवार के लिए 10-10 लाख रुपए मुआवजा की मैं घोषणा करता हूं। और जो घायल हैं उनका उपचार अच्छे से अच्छा हो, हम स्वयं उनसे जाकर मिले हैं। और आज भारत सरकार का, आदरणीय मोदी जी का अंतरिम बजट प्रस्तुत हुआ है और इस बजट में मुख्य रूप से हमारे देश की महिलाओं, अन्नदाताओं, युवाओं और गरीबों पर विशेष फोकस किया गया है। और जिस तरह से मध्यम वर्ग के लोग हैं जिनको आवास की समस्या होती है, उनके लिए विशेष आवास योजना का प्रावधान रहेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि सबको रहने के लिए अच्छा मकान मिले और प्रदेश को बिना ब्याज के 75,000 करोड़ रुपया मिलने वाला है, जिससे जो हमारे यहाँ के युवा पीढ़ी है उनको इसका बहुत लाभ मिलने वाला है। अभी तक देश में 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया है। आने वाले समय में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य इस अंतरिम बजट में फोकस किया गया है। तो इस तरह से बहुत अच्छा बजट आज अंतरिम बजट प्रस्तुत हुआ है। सरगुजा से होकर राहुल गांधी की यात्रा निकलेंगे, कैसे देखते हैं इस यात्रा को? अब देखिए, कांग्रेस डूबती हुई नैया है। अब पहले भी तो भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे, उसका क्या परिणाम हुआ? अब कुछ भी करने कोई फायदा होने वाला नहीं। हाँ। आज पर्यटन क्षेत्र घोषित किए हैं और यहाँ पर जैसे मैंने पहले ही कहा कि अपार संभावना है पर्यटन के क्षेत्र में। और पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के पश्चात यहाँ पर और भी यहाँ पर डेवलपमेंट होगा। और नालंदा परिसर की घोषणा हुई। जिस तरह से रायपुर में नालंदा परिसर है, वहाँ पर हजारों बच्चों को जो मतलब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनको हर तरह की सुविधा मिलती है। तो निश्चित रूप से यहाँ भी नालंदा परिसर बनने से ही क्षेत्र के हमारे बच्चों को लाभ होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां स्कूल शिक्षा का मंदिर कहा जाता है और मंदिर शब्द जहन में आते ही स्वच्छता की बात भी दिलो दिमाग में कौन धरने लगती है। वहीं स्कूल में छात्र शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन जब स्कूल में गंदगी और अव्यवस्था फैली हो तो ऐसे में विद्यार्थी शिक्षा कैसे प्राप्त करेंगे? ऐसा ही एक मामला दंतेवाड़ा के एक स्कूल से सामने आया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। दंतेवाड़ा जिला के किरंदुल में स्थित NMDC परियोजना स्कूल के ग्राउंड में आए दिन कोई ना कोई शादियों के लिए टेंट व कैटरिंग की व्यवस्था की जाती है। पार्टी होने के बाद मैदान की हालात
ऐसे होते हैं कि स्कूली बच्चे वहां पर मजबूरी में कचरा और कूड़े करकट के बीच बैठकर खाने को मजबूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, शादियों में मादक पदार्थ मांसाहार का भी भरपूर उपयोग किया जाता है। जगह जगह दारू की बोतल पड़ी रहती है और साथ ही हड्डियों के टुकड़े फेंके देखे जा सकते हैं। बता दें कि स्कूल में लेबर मजदूर के बच्चे शिक्षा लेने आते हैं। कई बार देखा गया कि स्कूल के बच्चे इन झूठे मांस के फेंके हुए टुकड़ों को खाते हैं। शादी समारोह होने के 2 दिन बाद भी गंदगी का जस का तस होना सबके समझ के बाहर है, क्योंकि जिसने शादी समारोह कराने की जिम्मेदारी ली है, इसी की ही सफाई भी जिम्मेदारी बनती है। हम खड़े इस वक्त किरंदुल के परियोजना स्कूल NMDC का, और इस जगह पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही बुरी तरह से कचड़े फैले हुए हैं। यहाँ पर 2 दिन पहले एक शादी की पार्टी हुई थी, जिसमें यहाँ पर टेंट और खाने की व्यवस्था की गई थी। उस खाने और पार्टी के बाद में यहाँ पर किसी भी प्रकार की साफ़ सफाई नहीं की गई है, और हमेशा यहाँ पर देखा गया है स्कूल में कि इस तरह का कूड़ा करकट फैला दिया जाता है। यहाँ तक कि इस जगह पे मादक पदार्थ का भी सेवन किया जाता है, पूरे बोतलें फैली पड़ रहती है। इस स्कूल में कुछ लेबरों के बच्चे भी पढ़ाई करते हैं, जो पार्टी होने के बाद जूठा उठाकर खाते भी देखा गया है। इस तरह से स्कूल के बच्चों को इस तरह से बीमार करना, इस तरह से बीमारी फैलाना, ये इसका जवाबदार है कौन? परियोजना स्कूल होने के बाद भी इस तरह से इतनी बुरी तरह स्थिति में रहना, ये एक बहुत ही बड़ा परेशानी का कारण है। किशोर कुमार रामटे के हर खबर। आप देख सकते हैं पीछे BIOP स्कूल है, और हमारे साथ में खड़े हैं जितेंद्र गुप्ता, जो इनके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। जी जितेंद्र गुप्ता जी, आप बताएंगे कि यहाँ पर जो बच्चों के लिए जो स्कूल है, उसमें इस तरह से पार्टियाँ होती है और पूरी तरह से कचरा छोड़ दिया जाता है, इसका आप थोड़ा बताएंगे? इसमें 2 दिन पहले यहाँ पार्टी हुई थी इस स्कूल में, और कचरा ऐसे ही छोड़ दिए हैं, जिससे हमारे बच्चे लोग इस स्कूल में पढ़ते हैं और उनको खेलने में, खेल का मैदान है और खेलने में बहुत परेशानी होती है। इस तरह से स्कूल प्रशासन को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, साफ़ सफाई होनी चाहिए, जिसके कारण से बच्चे लोग बीमार भी पड़ जाते हैं ये गंदगी की वजह से। इस तरह से तो आगे तो इस पर प्रशासन को ध्यान देना है। अभी देख सकते हैं बच्चे स्कूल से निकल रहे हैं और यहाँ पर इतना कचरा है कि बदबू भी आ रही है। बच्चे बीमार पड़ने की पूरी तरह संभावना बनी हुई है। जी हाँ, बनती है संभावना। किरंदुल में हर जगह भावनाओं का निर्माण एवं शादियों के लिए मंगल भवन का NMDC के द्वारा निर्माण किया गया है, और उसके बाद स्कूल प्रांगण में इस तरह की गंदगी फैलाना एवं कूड़ा करकट कराना बच्चों की बीमारी की ओर ले जाता है, और साथ ही बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।